इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इटावा के संदर्भ में बहुत से लोगों ने राजनीतिक बिंदु नहीं छुआ। वो इसलिए नहीं छुआ, उसमें बात होती है अगर किसी पार्टी के बारे में बात करने लगो तो वो लोग एकदम एनालिसिस करने लगते हैं कि ये इस पार्टी के सपोर्टर हैं, ये इसके विरोधी हैं। इसलिए मैं देख रहा हूँ, कल से मैं लगातार 2 दिन से मैंने हर सत्र में भाग लिया। किसी व्यक्ति ने राजनीतिक बिंदु से लेकर के, तो मैं अपने आप को कहना चाहता हूँ कि जो सांस्कृतिक संबंधों की न्याय हूँ, तो इटावा भी हमारे राजनीतिक जो केंद्र बिंदु रहा है उसका बिंदु सैफई रहा है। आप लोगों को ध्यान होगा, यहाँ कभी कभी ऐसी स्थिति आई जो सैफई हवाई अड्डा है उसमें एक दिन में 38 हवाई जहाज उतारे गए। सत्ता का केंद्र यही हुआ करता था और यहाँ धरती पुत्र मुलायम की ये जन्मभूमि है, सैफई आपको जानते होंगे। और उनका एक चरखा दाव था, वो पहले पहलवानी करते थे। अच्छे राजनीति उनका चरखा दाव नहीं काट पाते थे। और आपको बता दूं कि ये चरखा दाव के दम पर माननीय मुलायम सिंह जी लोकदल की सहायता से प्रथम बार 1989 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। और जो कि इससे पहले वीरभद्र मुख्यमंत्री थे, उस समय कांग्रेस में नरेंद्र तिवारी हुआ करते थे। उनको सोचिए, इसके बाद में जब पहले मुख्यमंत्री बन गए थे तो उन्हें उस समय जनता दल की पार्टी से बने थे। और एक चीज और बता दें, उस समय चरण सिंह के सुपुत्र अजीत सिंह भी थे, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने अजीत सिंह को इतना महत्व देकर के धरती पुत्र मुलायम सिंह को दिया था। ये राजनीति का सब लोग जानते होंगे, ये चीज है। मैं इसका विश्लेषण और तरह से कर रहा हूँ, इसको मत सुनिएगा मैं किस पार्टी का हूँ, ये मैं बाद में बताऊंगा। समाजवादी पार्टी, देखिए मैं आपको फिर बताता हूँ, उस मंच से भी ये रिकॉर्ड होता है। लोकतंत्र में 2 पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। अगर विपक्ष न रहे तो मैं आपको बता दूं, फ्रांस के विचारक थे, उन्हें की सत्ता भ्रष्ट होती है, परम सत्ता तो बिल्कुल निरंकुश होती है। तो सत्ता जिसको मिल जाती है तो निरंकुश होती है। हमारा लोकतंत्र इसलिए नहीं चल रहा है कि विपक्ष होता है। जितना सत्ता पक्ष का महत्व होता है उससे ज्यादा विपक्ष का होता है कि उनकी कमियों को निकालिए, उनकी बातों को निकालिए। नंदन नीरी ना किए आंगन कुटी छवाए। अगर आपका विपक्ष नहीं रह पाएगा तो फिर सत्ता पक्ष तो मनमानी करेगा ही, क्यों उसके पास सत्ता है। और ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पुतिन क्या कर रहे हैं। पुतिन पहले 4 साल के लिए राष्ट्रपति हुए, फिर 4 साल के लिए राष्ट्रपति हुए, संविधान था नहीं, फिर उन्हें 4 साल प्रधानमंत्री हो गए, फिर उन्हें संविधान संशोधन कर दिया, अब आजीवन राष्ट्रपति हो गई। तो आजीवन राष्ट्रपति होने के कारण ही तो कोई यूक्रेन पर आक्रमण करे हो, कोई कौन सी बात है बताइए। वो तानाशाही हुआ, क्या हो गया बताइए। तो अच्छा लोकतंत्र वो है मेरे अनुसार कि सरकार बदलनी चाहिए। आप सोच लीजिए हम किस पार्टी का हूं। अब समाजवादी पार्टी की उन्होंने स्थापना 1992 में की थी, फिर दूसरी बार वो देखिए ये बहुत बड़ी प्रयोग, राजनीतिक प्रयोग हुए थे। उन्होंने माननीय काशीराम से बहुजन समाज पार्टी से समझौता करके और समाज पार्टी दोनों मिलकर के चुनाव लड़े और 1984 में मानवर काशीराम बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर चुके थे, लेकिन वो किसी प्रकार से स्थापित नहीं हो पाए। तो धरती पुत्र मुलायम सिंह ने सोचा कि हम इसके साथ क्यों गठबंधन करें। अब उन्होंने जब गठबंधन किया तो आपको मालूम होगा 93 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली सरकार बनी, जिसमें मुलायम सिंह 4 दिसंबर 1993 को मुख्यमंत्री बने। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण से 2 जून 1995 की घटना ऐसी घट गई जिसके बारे में जाना बताना नहीं चाहता हूं, लेकिन वो गैस कांड है, सब लोग जानते हैं। अगर वो गैस कांड नहीं हुआ होता तो उत्तर प्रदेश में सपा बसपा की सरकार अब तक हुई होती और देश में इसका बहुत लंबा संदेश जाता। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इतिहास पुनः दोहराता है, समझ लीजिए। फिर बाद में 19 अप्रैल 2019 को सपा बसपा फिर मिले, लेकिन जनता बार बार किसी भी व्यक्ति को या
समय नहीं देती है। वो पहले ही परीक्षा हुई थी कि सपा बसपा ये किया गई, तो इनको दोनों पार्टियों को पर्याप्त समय दिया, लेकिन इन्होंने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। जनता ने तो उन पर विश्वास किया, लेकिन ये जनता के विश्वास पर खड़े नहीं उतरे। डॉक्टर साहब मैं गलत कह रहा हूं क्या? तब बीजेपी आई तो उसमें किनका दोष है बताइए? अब तो योगी और मोदी की लहर चल रही है। आप समझिए मैं योगी, मैं कौन सी पार्टी का, सोच लीजिए किस पार्टी का मैं हूं। अब बाद में माननीय मुलायम सिंह तीसरी बार 2003 से 2007 तक मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद में फिर 2007 में हमारी बहन जी मायावती मुख्यमंत्री बनी 2007 से 2012 तक। उनके पास भी और चांस था, पूरा कर सकते, लेकिन उन्होंने केवल एक ही चीज की, उन्हें केवल मूर्तियों का और उनका लखनऊ पार्क बनाने के अलावा कोई प्रस्ताव नहीं मिल पाई। तो जनता ने 3 बार बहुजन समाज पार्टी को भी समय दिया। अब ये सब लोग कहते हैं ये ऐसा कर लिया, ऐसे कर लिया। योगी मोदी अपना कोई मूर्ति बनवा रहे कि नहीं बनवा रहे? योगी कुछ भी नहीं बनवा रहे। भाई आप अच्छा काम करो, लोकतंत्र है, जनता सब समिति है, अच्छा काम करोगे आप ही आगे जाओगे। और उसके बाद में फिर माननीय देखिए, पिता के बाद पुत्र की जोड़ी अगर कहीं मुख्यमंत्री पद पर आई तो सभी घराने की आई। आपको भी मालूम होगा वो अखिलेश जी बाद में 2000 कब से कब रहे हैं, 12 से 17 तक पूरे 5 साल 2 दिन मुख्यमंत्री रहे। और भी चुनाव हुआ, इस जैसा चुनाव मैंने आज तक अपने जीवन में नहीं देखा। हम फेल हो जा रहे थे, कोई कुछ कह रहा था, अनुमान नहीं लग रहा था। उधर लोकदल, उधर समाजवादी पार्टी का समझौता हो चुका था, नई ओल्ड पेंशन स्कीम वाली बात आई, बहुत मुद्दे आ गए थे और उसमें मुस्लिम भी उनके साथ जुड़ गए थे, लेकिन सब फेल। तो ये सब चीजें हम चूंकि राजनीतिक विषय जाना नहीं पाएंगे। और एक चीज और बता रहे, ये इटावा जो हमारा जिला है वो माननीय काशीराम का पहला संसदीय क्षेत्र है। वो यहाँ से 1951 से लेकर के 1996 तक के सांसद रहे। उन्होंने यहाँ बहुत से प्रयोग किए, ये जरूर बात है। बाद में उनकी पार्टी अपहरण कर ली गई है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सैफई हमारे देश का या हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा राजनीतिक गढ़ रहा है। और यही राजनीतिक गढ़ के कारण यहाँ के हर व्यक्ति को अकड़ अलग रहती है। मैंने ये देखा है तो बिल्कुल भी। और देखिए सब मुख्यमंत्री मानते हैं, जब आम जनता से बात करिए सब मुख्यमंत्री मानते हैं। हम कभी कह देंगे कि हम तो उनकी रिश्तेदारी ही है ये। लेकिन इसके बाद भी जब हम देखते हैं, अभी हमारे डॉक्टर अनुपम जी ने एक अभी शोध पत्र प्रस्तुत किया था, तो यहाँ पर एक चीज है, इतना सब होने के बाद भी सैफई उद्योग भी जिला, यहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं लगी है। सोचिए, इस इटावा जिले में सामाजिक विकास की बात करते हैं तो हमारे यहाँ अगर किसी व्यक्ति से अगर कोई बात पूछी जाए कि हमारे यहाँ जो सेक्स रेशियो होता है वो तो 870 है। मतलब हरियाणा से सबसे कम अगर कहीं हमारे प्रदेश भरी में अगर सेक्स रेशियो कम है वो इटावा का ही है। इसका मतलब है इटावा के गांव क्षेत्रों में ये हमारे लिए बहुत बड़ा धब्बा है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही डाउन है। महिलाओं की स्थिति, महिलाओं के साथ अत्याचार से लेकर के महिलाओं के साथ भेदभाव, 2म दर्जे की उनको नागरिक अभी भी माना जाता है। ये इसलिए बताता है कि आपका सेक्स रेशियो 870 है। जैसे अगर कोई व्यक्ति आज ये कहे कि डॉक्टर सबसे पहले जब आप जाओ तो वो 2 चीजें पूछता है कि आपका बीपी कितना है। अगर बीपी सही है तो इसका मतलब आपके हर अंग में ब्लड सही आ रहा है। और आप डॉक्टर ये भी नहीं पूछते शुगर है कि नहीं। अगर शुगर है तो वो सुनते आप में गौरव होंगे कि शुगर नहीं है तो ठीक, तो आप बिल्कुल सही है। तो इसी तरह से जो हमने इन्होंने जो जनसांख्यिकी और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण की है तो इटावा के गांव में और क्षेत्रों में बहुत पिछड़ापन है। मैंने ये खुद देखा है। मैं ये चीज है। इसके बाद में जो अंतिम में रह गया है, जो मैंने इसमें मेरा शोध पत्र भी है, वो है पचनदा। देखिए मैं आपको बताऊं, मैं जब हमारे यमुना नदी है तो आप कभी सुमेर किला कितने लोग गए हैं?
तो वहां पर यमुना नदी ऐसे बहती है, इधर से जाएगी, यहाँ आएगी, आकर के फिर लौट जाएगी। तो इसके ऊपर ये सुमेर किला है। तो मतलब सुमेर किला आप कहीं जाएंगे तो यमुना आपको ऐसी आती हुई दिखाएगी, ऐसे घूमेगी, ऐसा लगता है कि यमुना नदी है सुमेर के किले के चरण पखार रही है। और जो सुमेर के किला है अपने में बहुत अद्भुत है। ये कम से कम 700-800 वर्ष का पुराना है। और इस किले में एक बारादरी थी, जैसे भूल भुलैया थी। और इस सुमेर के किले में एक चीज और थी कि वो किले से यमुना तक एक सुरंग थी, जिसमें राजमहल की महिलाएं यमुना में नहाने के लिए जाती थी। एक जगह जो सुनवार है, आप सुनवार में तो इनके बीच की दूरी 300 या 400 मीटर दूरी ही है। बहुत लोग गए हुए ना जा तो देख लीजिए, आपको लगेगा यमुना इधर से इधर रही है, इधर देखेंगे तो इधर लग जाएगी। तो आपको ये नहीं लगेगा यमुना किधर जा रही है किधर से आ रही है। इसमें भ्रम अलंकार उत्पन्न हो जाएगा। जब ये यमुना जाती है आगे चल करके, तो फिर चंबल और यमुना नदी दोनों नदियां हैं, वो एक दूसरे से बहुत समय तक आंख मिचौली का खेल खेलती हैं। एक जगह कैंची और छिपरौली में यमुना और नदी दोनों के बीच की दूरी फिर 400 मीटर रह जाती है, लेकिन वहां उनका संगम नहीं हो पाता है। और जब बाद में चंबल नदी और यमुना नदी भरे नामक स्थान पर जाकर के मिलती हैं, वहां पर यमुना का संगम होता है। जब दो नदियां मिलती हैं तो ये प्राकृतिक रूप से बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इलाहाबाद में गंगा ये यमुना मिलकर के संगम बनाता है, उसमें त्रिवेणी गुप्त नदी है। इलाहाबाद में 35-36 साल रहा हूँ। और तो इलाहाबाद जैसा पवित्र स्थान इलाहाबाद का इसलिए महत्व है कि यहाँ पर गंगा यमुना का संगम है। लेकिन आगे चलकर जाएंगे, हमारा जो पसनदा है वहाँ पर तो 5 नदियों का संगम है। सोचिए विश्व में पसनदा ही एक ऐसा स्थान है जो यमुना, चंबल और कुंवारी और पहुन और सिंध नदी, जिसमें हमारी जो यमुना नदी आप जानते हैं ये यमुनोत्री से निकल के इलाहाबाद उतर के आती है। और जो चंबल नदी है ये इंदौर जिले की जाना पावे पहाड़ी वहां से निकल के, इस नदी का मैंने उद्गम भी देखा है। मैं कोटा भी 6-7 साल रहा हूँ, तो कोटा मैंने इसका बैराज बांध मैंने बहुत देखा है। इसके तो एक बार मैं पैदल भी गया हूँ। हम लोग डॉक्टर रमाकांत अजय दुबे बहुत बार यही इटावा से यमुना तक पैदल चलने गए, ऐसे ही सब चलते हैं। तो इसके बाद मैडम जी ये भी हमारे पास है, चलिए ये बात बता दें आपकी, इसको टॉपिक की बात बताते हैं। तो इसमें जो कुंवारी नदी है ये शिवपुरी पठार से निकलती है। और चंबल नदी की खास बात यह है कि चंबल नदी जो है इधर सीधी जाकर के जब निकलती है तो ये बहुत समय तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा बनाती है। इसी तरह से जो एक नदी पहुंच नदी है वो झांसी के पास एक पहुंच जलाशय वहां से निकलती है। पहुंच नदी भी इधर से आपने देखा होगा, इधर उत्तर प्रदेश है, इधर मध्य प्रदेश है, वो भी सीमा बनाती है। और इसमें जो सिंध नदी है वो गुना के सरोज नदी से पाती है। तो मेरा मतलब ये है कि यहाँ जो 3 नदियां हैं, कुंवारी है और पहुंच है, शिवपुरी और चंबल, इन 4 नदियों में बरसात के बाद धीरे धीरे पानी कम हो जाता है, बरसात में बहुत पानी आता है। तो मेरा जो पसनदा है, जो विश्व का ऐसा एक क्षेत्र है जो 5 नदियों का संगम है। यदि हम यहाँ पर डैम बना दें, डैम बनाकर अगर पानी रोक दें तो हम समझते हैं कि इसमें पर्याप्त क्षेत्र है और पसनदा का विकास होगा। और जब जहाँ पर पानी जब संसाधन एकत्र हो जाएगा, वहाँ हम लोग क्या करेंगे, नौकाएं चला सकते हैं, नौका विहार कर सकते हैं, पानी की पर्याप्त मात्रा रहेगी। दूसरी चीज पसनदा का बड़ा पौराणिक महत्व है। आपने देखा होगा कार्तिक पूर्णिमा को वहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के बहुत से लोग आकर के और पसनदा में डुबकी लगा करके अपने को पवित्र मान लेते हैं, हम पवित्र हो गए हैं। तो मैं इस प्रकार से ये और हमारा एक उद्देश्य ये है कि जो हमारी लाइट सफारी है, लाइट सफारी आप देख चुके हैं, इसका मैप स्थापित हो चुका है। आगरा से बहुत से हमारे पर्यटक वो है
लायन सफारी को देखने आ रहे हैं। यदि आगरा में जो अनेक देशों को जो टूरिस्ट आ रहे हैं, तो अगर उनको 10% भी हम कह दें आप लायन सफारी देख लीजिए, तो लायन सफारी में जो लोग आए हैं तो उनसे हम लोग यही कहते हैं अपने लोग रख के, अगर आपने लायन सफारी देख ली, ताजमहल देख लिया, लेकिन विश्व का 5 नदियों का पंचनदा नहीं देखा तो आपने कुछ भी नहीं देखा। तो वो लोग क्या करेंगे, पंचनदा जाने लगेंगे। और जब आप वैष्णो देवी जाते हैं तो वैष्णो देवी दर्शन कर लेते हैं, तो वहां के पंडित कहते हैं आपने भैरव बाबा का दर्शन नहीं किया तो यह दर्शन अधूरा। फिर हम लोग भैरव बाबा जाते हैं, बहुत से लोग लौट आते हैं। अब तो भैरव बाबा को जाने के लिए वो लग गई है, अब तो कोई समस्या नहीं, मैं पैदल ही चल के गया था। तो मेरा मतलब ये है कि पंचनदा जो क्षेत्र है, मैं अमरकंटक में 5 साल रहा हूँ, तो वहाँ बहुत बड़ी जंगल थी, मैं वहाँ 5-6 किलोमीटर ऐसे ही चलता था। तो उसी तरह के मैं मध्य प्रदेश का पचमढ़ी में भी रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ अगर मैं डीएम मैडम से भी मैं कल कहा था पंचनदा के बांध के संबंध में, विकास के संबंध में कुछ कहे, लेकिन मैडम जी ने सोचा कि इन्हें प्राचार्य बात की क्यों मानूं, लेकिन मेरी बात बहुत सही थी। आंसू मैं कहूँगा कि वहाँ ये बात मेरी पहुँचाएं। और पंचनदा का विकास इसलिए करें कि पंचनदा में अगर चंबल फेस्टिवल का आयोजन अगर करना है तो पंचनदा से बढ़कर के कोई अच्छी जगह नहीं हो सकती है। मैं प्राचार्य जी बात सही कह रहा हूँ, वो इसलिए नहीं। और जो चंबल क्षेत्र में अगर आप चंबल जो अपना इटावा महोत्सव जैसे बनाते हैं, तो इसको 3 दिन का महोत्सव अगर पंचनदा में रख लिया जाए और ये बसंत पंचमी के समय रखा जाए, तो आप इटावा से 70 किलोमीटर तक जाएंगे तो बियर मिलेगा, लेकिन बीच में जो क्षेत्र मिलेंगे तो आपको पीली 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 पूरी लगेगी कि धरती पर पीली पीली, सब पूरी धरती ही पीली हो गई, क्यों सरसों उसमें शोभायमान होगी। तो इस प्रकार से पंचनदा का बहुत ही पौराणिक स्थान है देश के, हमारी इस इटावा के विकास के लिए। विश्व में आज तक ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ 5 नदियां मिलती हैं, केवल एक ही पंचनदा ही स्थान है। और अभी मैडम जी ने एक चीज लिख करके भेजी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैडम जी का मानना है कि हमारे इस जिले में भदावरी जो भैंस की प्रजाति होती है, तो सबसे अच्छी प्रजाति भदावरी भैंस की होती है। और भैंस के दूध में यहाँ पर ये पूरा एग्रीकल्चर हमारा विभाग बैठा हुआ है बकेवर का, तो उसमें 7-8% ही दूध में फैट होती है, लेकिन भदावरी भैंस के दूध में 13% फैट होती है। सोचिए कितनी दुगनी। तो भदावरी भैंस जो है, अगर उसके विकास के लिए ये जो भदावर क्षेत्र जो भैंसें पाई जाती हैं, मैं आपको बता दूं, मैं इलाहाबाद में पहले रहता था, तो बहुत से लोग कहते थे इटावा में जो घी है वो इटावा का घी इलाहाबाद में जाता था, लेकिन बाद में जो अमूल आ गया, अमूल के आने के कारण ही इटावा के घी का जाना बंद हो गया। और एक जिले की स्कीम है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, तो ये जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है वो इटावा के लिए सही नहीं है। हमें तो कहीं नहीं दिखाई देता, हम तो बहुत जगह गए, छोटा मोटा कोई टेक्सटाइल से आप इस तरह से प्रोडक्शन कर भी नहीं सकते हैं। मैं तो ये इसके साथ यहाँ के जिला के प्रशासन ने सही इसका सर्वे नहीं किया, उन्होंने जानकारी सही नहीं दी। अगर इटावा जिले के लिए 1 प्रोडक्ट और 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट में अगर कोई अगर बस हो सकती है तो यहाँ से इटावा का घी, इसके अलावा या दूध, क्यों भदावरी भैंस है यहाँ पर, भदावरी भैंस का यहाँ पर एक विकास केंद्र है, यहाँ की भैंसें दूध बहुत देती हैं। तो मेरा मतलब ये है कि इटावा का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में इटावा का घी होना चाहिए, टेक्सटाइल विकास नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज है ये जमुनापारी बकरी के प्रजाति जमुनापारी होती है, मैंने लिखा है, तो इसका जमुनापारी एक बार मैं टहल रहा था, जैसे आप निकलेंगे टैक्सी स्टैंड में तो वहां लिखा था जमुनापारी बकरी केंद्र, पता लगा वहां कुछ नहीं, ताला लगा हुआ है, वहां तो पत्थर पड़े हुए हैं। तो ये तो ऐसी स्थिति है। लेकिन अगर इसमें हम कृषि को हम लोग जान चुके, कृषि की एक सीमाएं हैं, जिनके पास 3-4 बीघा जमीन है, जमीन कट गई, तो जमीन के साथ साथ अगर आप पशुपालन पर ध्यान नहीं देंगे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बहुत लोगों की जो जीवनी पटरी है वो पशुपालन से चलती है। बहुत लोग जानते हुए 5 बीघा जमीन है, उन्हें 2-3 भैंस रख ली, तो उससे वो क्या करते हैं
दूध से अपनी जीविका पूर्ण करते हैं। तो ये भदावरी और मैडम जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों प्रजातियों की उद्गम स्थल है वो हमारा इटावा ही है। अच्छा आपका था, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ लगभग सभी दिन समाप्त हो गए हैं और ये सेमिनार और हमारा वो है अंतिम प्रगति को है। और लेकिन अंतिम प्रगति तब हम पहुँचेंगे कि एक दो जो कविता न हो जाए तब तक ठीक नहीं लगता है। और मैं एक छोटी सी कवि गोपाल दास नीरज की कविता पढ़ करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। नहीं छोटी सी पढ़ चल रही। बहुत अंधियारा अब सूरज निकलना चाहिए, जिस तरह से भी हो ये मौसम बदलना चाहिए। रोज जो चेहरे बदलते लिबासों की तरह अब जनाजा जोर से उनका निकलना चाहिए। ये देखिए कब गोपाल दास नीरज की है। मैंने जब गोपाल दास जाते थे तो उनके साथ में माननीय नेता मुलायम सिंह भी जाया करते थे। हम कहते थे साथ क्यों रहते हैं। फिर बाद में इतना मुझे मालूम नहीं था, मैंने तो बाद में पता चला कि इनकी जन्मभूमि इटावा है। फिर उन्होंने हिंदी जो संस्थान था उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ में उसका अध्यक्ष बनाया। इनको ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह से इनके साथ में थे। और एक चीज मैं और कहना चाहूंगा, एक बार तब गंग ने दो दोहे बहुत अच्छे लिखे, उससे रहीम बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 36 लाख की मुद्रा भेंट की। सोचिए ये बात कब की है, कब गंग का समय होगा लगभग 15 शताब्दी में, आज से 5 साल पहले। सोचिए यही होगा अकबर का। और अकबर के दरबार में नवरत्न कवि थे, आपको मालूम होगा, रहीम भी थे, गंग भी थे। तो उन्होंने जब भेंट दी तो भेंट देते समय रहीम ने अपनी आंखें नीचे कर ली। तो वो इस पर गंग ने कहा, सीको कहा नवाब जू ऐसी दैनी दैन और जो कर ऊंचो क्यों त्यों तो नीचो नैन। मतलब जितना बड़ा आपने दान दिया और अपने नैन नीचे कर लिए। इस पर तुरंत रहीम ने उत्तर दिया, देखिए तो उन्हें क्या उत्तर दिया कि देनदार कोई और है, देने वाला कोई और है। भेजत सो दिन रैन और लोग भरम हम पर करें याद है नीचे नैन। लोग हम पर पैसे करें, देने वाला तो ऊपर वाला है। तो इस प्रकार से ऐसे कब गंग के बारे में एक और बात की जाती थी। अकबर कोई एक शब्द बोलता था, समझा, तो उस पर वो एक शब्द पर ही पूरी कविता रचनी होती थी। लेकिन एक बार गंग ने क्या किया, ये गलती कर गए वो कि उनके पुत्र जहांगीर ने कहा कि तुम्हारी पत्नी की सुंदरता में कविता रचो। तो इटावा के रहने वाले, इटावा पानी में क्या है, खारापन है। तो इसी बात को मना कर दिया। क्योंकि वो राजा का बेटा था, उसने कहा इसको हाथी पर चढ़ा दो। तो इसे हाथी पर कुचल करके, तो उस पर भी उन्होंने बहुत पढ़ा कि मृत लोक में नर एक गुनी कब गंग को नाम समा में सुनाओ है। अब तब चाह भई परमेश्वर की गंग को लें गयन पठाओ है, गंग को लें गयन। एक चीज और भी है, जब इसके बारे में कहा जाता था, हम लोग बहुत ही पढ़ते हैं कि 4-5 कवियों नाम दिया जाता था कि उत्तम पद गंग के। अगर कोई पद है तो गंग का पद ही उत्तम है। और कविता को बलवीर और केशव अर्थ गंभीर और सूर्य गुण तीन, मतलब सूर्य तीनों में श्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से ये उनकी कब की भूमि हो गई है। और मैं इसी के साथ इटावा के अगर विकास में अगर अर्थशास्त्र से अध्ययन किया जाए तो इटावा की बात में आप लोग हम लोग करते हैं ड्युअलिटी ऑफ इकोनॉमी, विकास में विरोधावस्था। जैसे जैसे आप चंबल के किनारे जाएंगे कुछ गांव ऐसे भी हैं
जिनमें जंगल में जाने के लिए अभी लोकसभा में अपने यहाँ के सांसद हैं रमाशंकर कठेरिया, उन्होंने प्रश्न उठाया कि वहां का हनुमतपुरा से और जगह चंबल में 20 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति लखनऊ और बकेवड़ में बैंकों की सुविधाओं के लिए आता था। जो वहां बैंकें थी तो डकैतों ने लूटने के कारण यहाँ स्थापित कर दी। तो मैं यहाँ कह रहा मतलब है बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। वहाँ वन क्षेत्र होने के कारण गांव के लिए आवागमन भी नहीं है कि वन क्षेत्र अपने क्षेत्रों में सड़क बनवाने की अनुमति नहीं देता है। वहाँ आप देखिए कच्चे मकान होंगे जंगल में, उनके पास तो रहने दें। जैसे जैसे आप उधर से बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विकास बढ़ता जाएगा। और जैसे यहाँ से आप सैफई की तरफ जाएंगे तो सैफई का तुलना अगर आप इन क्षेत्र से करो तो आपको दिख जाएगा कितना एक जिले में ही कितना अंतर है। सोचिए सैफई का विकास देख लो और फिर चक्कर नगर के हनुमंतपुरा का देख लीजिए या पचनदा का ही देख लीजिए। दोनों क्षेत्रों में विकास में धरती आसमान का अंतर है। यही हम लोग कहते हैं द्वैत विकास, ड्यूअलिटी ऑफ इकोनॉमी। तो इस प्रकार से इसी तरह से हमारे जो इंडिकेटर और भी हैं, तो चूंकि ये सेमिनार का कोई विषय चाहे छोटा है चाहे बड़ा हो वो बहुत बड़ा होता है और इसको ये मान चलिए हरे अनंत हरे कथा और गावे सुने भोविद सब संता। तो इसी के साथ मैं अपनी बात बहुत बहुत समाप्त करता हूँ और मैं इस आयोजन के लिए डॉक्टर रमाकांत जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने इसका बहुत ही अच्छी तरह से संयोजन किया है और आगे चल करके मैं प्रयास करूँगा कि आप लोग इसमें 1 महीने समय है, हम इसको एक स्टैंडर्ड किताब के रूप में और मैं 2-4 दिन में डॉक्टर महेंद्र सिंह को 6-7 लोगों को ले जाकर के मैं भरे जाऊंगा अभी और मैं पचनदा जाकर के वहाँ थोड़ा मैं उस पर काम करना चाहता हूँ। थोड़ा देखता हूँ क्या काम हो जाता है। डीएम महेंद्र सिंह बताऊँगा इतना विकास करिए। ये हमारे योजनाओं में है, ये हम अपने इस ग्रुप नहीं सेमिनार ग्रुप नहीं, हम ये चाहते हैं कि पचनदा का विकास जो स्थान है उसको मिलना चाहिए। इसी के साथ आपने मुझे बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना। मैं आपका बहुत सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।